आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 102 हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल तक की हम लोग बात करेंगे। और भाई मेरे, मैं आपको पूरी बुक पढ़ाने जा रहा हूं, याद रखिएगा। इस बुक में तो टोटल पूरा 13 चैप्टर हैं। 13 के 13 चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और खास तौर से पूरी क्लास जो मैं आपको नोट्स के थ्रू पढ़ाने जा रहा हूं। ये नोट्स आपके लिए बहुत बेहतरीन है भाई मेरे। नोट्स के थ्रू अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा और एग्जाम में भी माहिर आप बहुत अच्छा इसको लिख पाएंगे। तो देखिएगा, BHDC 102 के सारे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा और इससे बाहर एग्जाम में आपको नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन भाई मेरे आपको ऐसा जरूर आएगा, नव जागरण की उदय की परिस्थितियां बताओ। भाई नव जागरण जो काल है उसके उदय की परिस्थितियां बताओ। देखिए भाई, नव जागरण क्या है, यानी जब कह सकते एक प्रकार से भाई सामाजिक चेतना का जब विकास हुआ। भाई हमारे समाज में जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और अंग्रेज जिस प्रकार से हमारे भाई देश का शोषण व दमन करते रहते थे, उसको लेकर के जो आम जनता को जगाने का प्रयास किया गया, उसी को कहा जाता भाई मेरे नव जागरण। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भाई इन लोगों ने कह सकते समाज को जगाया। और हमारे देश में अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारतीय लोगों को गुलाम बना रखा था, तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों को जो जगाया गया, लोगों को जो बताया गया, इसी को भाई मेरे बोला जाता नव जागरण। समझ रहे हो, नव जागरण का मतलब क्या भाई, जब हमारा देश गुलाम था ना, तो उस गुलामी के खिलाफ कह सकते हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने भाई कविता लिखी, साहित्य लिखा, लोगों को जगाने का प्रयास किया कि भाई उठो, अंग्रेजों के खिलाफ तुमको लड़ना है, तुमको क्रांति करनी है। यानी कह सकते हो कि साहित्यकारों ने हमारे देश के क्रांतिकारियों में जोश भरने का काम किया, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। समाज में सती प्रथा थी, समाज में बलि प्रथा थी, समाज में छुआछूत था। इसको लेकर के जो सामाजिक आंदोलन चला, जो लोगों को जगाया गया, वही होता भाई मेरे नव जागरण। देखिएगा, नव जागरण का मतलब क्या होता है, समाज में नई चेतना, नई बुद्धि या समाज में सुधार या बदलाव की बात करना ही क्या है, नव जागरण है। भारत में नव जागरण के पीछे कई सारी परिस्थितियां थी। देखो भाई, अंग्रेजी शासन का प्रभाव आप सबको पता होगा भाई मेरे, कि हमारा देश भाई मेरे अंग्रेजों का गुलाम था। और अंग्रेजों के गुलाम होने से क्या, कि भारत में भाई मेरे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। दूसरा, भारत में ज्ञान, विज्ञान और मानवतावाद के विचार है। भारत में जब भाई मेरे अंग्रेजी संस्थानों की स्थापना हुई, तो कह सकते कि भारत में एक प्रकार से भारतीय समाज थोड़ा पढ़ा लिखा, और उसमें कह सकते हैं कि यहां पर ले एक बार हाथ में ले ले बेटे, ठीक है ले। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि देखो, अंग्रेजी शासन जिस प्रकार से भारत पर थे, देखो भाई भारत को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, तो अंग्रेजों से आने से हमारे देश में क्या हो भाई, एक तो अंग्रेजी शिक्षा आई, दूसरा ज्ञान, विज्ञान, ये सारी चीजें। इससे क्या हो कि भारतीय समाज में एक प्रकार की क्या है मेरे जागरूकता आई, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। भाई मेरे भारत में अंग्रेजी और देसी भाषाओं को लेकर के लोगों में एक प्रकार से जागरूकता आई, और यानी एक प्रकार से लोगों में कह सकते हो कि आलोचनात्मक सोच जो है विकसित हुई। भारत में कह सकते एक मिडिल क्लास वर्ग का जन्म हुआ, जिसमें कह सकते हो कि सामाजिक चेतना का विकास हमारे देश में भाई मेरे बहुत तेजी से हुआ। समझ रहे हो, यानी भारत में एक प्रकार से कह सकते हो बौद्धिक क्रांति कह सकते हो। भारत में कह सकते हो भाई मेरे मध्यकाल में, खासतौर से नव जागरण काल में हो रही थी। भारत में भाई मेरे मुद्रण और पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई, भाई जब देखो भारत में भाई यानी छपने लग गया, जब छपाई का काम होने लग गया, जब प्रिंटिंग प्रेस का काम होने लग गया, अखबार निकलने लग गए, पत्र पत्रिकाएं आ गई, इससे क्या हुआ कि भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी, जो भैया बुराइयां थी, उस पर खूब खुल करके लिखा गया। तो इससे क्या हुआ, भारतीय समाज में जागरूकता आई ना। अरे भाई कह सकते जो साहित्यकार थे, जो इतिहासकार थे, या साहित्यकारों ने अगर बात करें, जो हिंदी साहित्य के लोग थे, उन्होंने भारतीय समाज में जो बुराइयां थी उसका खुल करके विरोध किया। और जब कह सकते मुद्रण से चीजें छपने लगी, प्रिंट होने लगी, उसका कह सकते कि बहुत तेजी से क्या हुआ भाई मेरे विस्तार हुआ। भारतीय समाज में भाई मेरे बहुत सारी बुराइयां थी। जैसे भारतीय समाज में भाई मेरे सती प्रथा, तुम सबको पता भाई हमारे यहाँ पर महिलाओं को जला दिया जाता था। भाई मेरे जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उस जीवित महिला को उसके पति की चिता में बैठा देते थे भाई मेरे, उसको जला देते थे। इसको बोलते हैं सती प्रथा। तो सती प्रथा एक बुराई थी। बाल विवाह सबको पता भाई मेरे, कम उम्र में शादी करवा दी जाती थी, बाल विवाह।
जाति के आधार पर भेदभाव होता था। हमारे समाज में भाई मेरे पर्दा प्रथा भी थी। पर्दा प्रथा तो आज भी चलती है कि महिलाएं भाई मेरे जो घूंघट करके रखती हैं। तो इस प्रकार की भारत में जो सामाजिक बुराइयां थी, इनको लेकर के भाई मेरे लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, कह सकते हैं कि इस समय कहा गया भाई जातिवाद मत करो, भेदभाव मत करो, बल्कि भाई मेरे अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना भाई मेरे, हम लोगों को मिलजुल करके लड़ना है। भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन का भी प्रभाव, जैसे अगर आप देखोगे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों का जो विचार है वो हमारे समाज में एक बदलाव का दौर लेकर के आया। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई। तो ब्रह्म समाज के लोगों ने और आर्य समाज के लोगों ने कह सकते हैं समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया, और इसे कह सकते हैं भारत में नव जागरण की शुरुआत हुई। यानी एक प्रकार से भारत के लोगों में नई सामाजिक चेतना का विकास हुआ भाई मेरे, समझ गए। यानी जब कविताएं छपने लग गई, भारतीय समाज में जो बुराइयां हैं उनको लेकर के जब ज्यादातर इसका छपने लग गया, और कह सकते हैं कि जैसे मैंने बोला राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने कह सकते हैं कि भारतीय समाज को जगाया भाई मेरे, कि भारतीय समाज में जो बुराइयां इसी को बोलते भाई मेरे नव जागरण। और इसमें कह सकते हैं कि अंग्रेजों का भी एक प्रभाव रहा भाई। अंग्रेजों ने कह सकते भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। अंग्रेजों से आने क्या कि भारत में एक बौद्धिक कला का विकास हुआ। अंग्रेजों से आने से भारत में प्रिंटिंग प्रेस लग गई, तो चीजें छपने लग गई। इसलिए कहते हैं भारतीय समाज में जो जन जागरूकता है या जो सामाजिक चेतना है उसका विकास कह सकते भाई मेरे बहुत तेजी से हुआ। आम जनता भाई मेरे धीरे धीरे बहुत ज्यादा जागरूक होने लग गई। ठीक है, भारतीय नव जागरण क्या रहा, तो भारत में कह सकते भाई मेरे 19वीं शताब्दी में सामाजिक जागरूकता आई, धार्मिक जागरूकता आई, और सांस्कृतिक जागरूकता का भी क्या हुआ भाई मेरे विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में अगर आप देखो समाज सुधार की भावनाएं आती हैं, जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा, विधवा विवाह, इनको लेकर के सामाजिक जागरूकता का प्रसार हुआ भारत में। धार्मिक पुनर्गठन हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के बहुत सारी बातें की गई। धर्म के आधार पर कहा गया भाई छुआछूत मत करो, भेदभाव मत करो, जातिवाद मत करो। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ। पुनर्जागरण, भारतीय नव जागरण में कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जब विस्तार हुआ तब भारत में कह सकते हो कि नई सामाजिक चेतना, लोगों में बुद्धि विवेक जो है भैया बहुत बढ़ा। ठीक है, और भारत में कह सकते हैं नव जागरण के समय कह सकते भाई महिलाओं की शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि भाई महिलाओं को भी पढ़ाना है लिखाना। आप सबको पता है भाई हमारे यहाँ पर महिलाओं को तो पढ़ाते नहीं थे। ठीक है, महिलाएं जो यानी स्त्री शिक्षा पर कह सकते हो कि नव जागरण जो काल है उसको बोलते हैं, उसमें महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा बातें हुई। ठीक है, यानी महिलाओं की शिक्षा हो, समाज में शिक्षा का विस्तार हुआ, समाज में एक प्रकार से कह सकते ऐसा एक मिडिल क्लास तैयार हुआ जो पढ़ा लिखा था, जिसमें बौद्धिक क्रांति, जिसमें भैया जिसमें बुद्धि जो है वो थोड़ी सी खुली, और उनको लगा कि भाई मेरे हमको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। जो सामाजिक बुराइयां हैं उन सामाजिक बुराइयों को लेकर के कह सकते हैं 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में एक सामाजिक चेतना का प्रसार हुआ। यही है भाई मेरे नव जागरण। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे हुआ, देखो भाई अगर आप देखो भारत में राष्ट्रवाद, देशभक्ति का प्रसार किसने किया, तो भाई मेरे राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने। राजा राम मोहन राय कह सकते भाई सती प्रथा का विरोध किया। भाई जो महिलाओं को जला दिया जाता था पति के साथ, उसमें सती हो जाती थी भाई मेरे। जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी ना, तो भाई उस जीवित महिला को भी उसके पति की चिता में बैठा देते थे लोग। यह भाई मेरे सती प्रथा। तो इस सती प्रथा जैसी बुराइयों का विरोध किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया। और राजा राम मोहन राय भाई मेरे ब्रह्म समाज की स्थापना की। दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने कह सकते भाई विधवा विवाह का समर्थन किया। आपको पता भाई हमारे यहाँ पर भाई मेरे जो लड़की विधवा हो जाती थी ना, उसकी दोबारा शादी नहीं होती थी, बल्कि यहां तक बताया जाता कि जो लड़की विधवा हो जाती थी ना, उसका भाई मेरे मुंडन करवा देते, उसके बाल छिलवा देते थे, ताकि उसको कोई दूसरा लड़का पसंद ना करे। भारतीय समाज में विधवाओं को बुरी नजर से देखा जाता था, दोयम दर्जे की महिला देखा जाता था। आज भी भाई मेरे अगर कोई विधवा महिला है तो कोई उससे शादी करना नहीं चाहेगा। आज परिस्थिति थोड़ी बदल गई है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई लड़का पहली बार शादी करने जा रहा है, क्या किसी विधवा से शादी करेगा? नहीं करेगा भाई, 200% नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो भारतीय समाज में विधवाओं को लेकर के बहुत बुराई थी। विधवा को सफेद साड़ी पहननी है, बाल छिलवा देते थे,
लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने कहा कि भाई जो महिलाएं विधवा हो जा रही इनको भी दोबारा शादी करने का मौका मिले, नहीं तो भाई विधवाओं की शादी नहीं होती थी इस देश में। ठीक है, यानी विधवा विवाह का समर्थन किया, सपोर्ट किया। और इन्होंने कह सकते बताया जाता भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इन्होंने खुद एक विधवा महिला से शादी की। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद इनका, और कह सकते हैं इन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति और मानव सेवा की बात की। यही तो जन जागरण है, यही तो नव जागरण है। नव जागरण में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने कह सकते हैं भारतीय समाज में कुरीतियों को लेकर के जन जागरूकता लाने का प्रयास किया। साहित्य में क्या प्रभाव पड़ा, तो भाई भारत में देखोगे तो हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, बंगाली भाषा में आदि भाषाओं में हिंदी साहित्य के यानी साहित्यिक कविताओं और साहित्य को लिखा गया। समाज में सामाजिक चेतना का विकास हुआ, यही तो नव जागरण है। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि इसी से तैयार। भारत में स्वाधीनता आजादी की लड़ाई भाई एक दिन में शुरू नहीं हुई। आजादी की लड़ाई, स्वाधीनता में आजादी की लड़ाई भाई मेरे, स्वाधीनता आंदोलन के पीछे कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बहुत लंबी लड़ाई थी। आर्थिक शोषण भाई मेरे, अंग्रेज जिस प्रकार से भारत को गुलाम बना करके हमारे देश का शोषण व दमन करते थे, इसी के खिलाफ कह सकते हैं भाई भारत में आजादी के आंदोलन की शुरुआत हुई, स्वाधीनता आंदोलन। अंग्रेजों की नीतियां इतनी खराब थी जिससे हमारे देश भाई मेरे लगातार गरीब होता चला जा रहा था। देश का शोषण व दमन कौन करते थे भाई, अंग्रेज करते थे। अंग्रेजों ने पूरी तरह से कह सकते हैं भारत में जो उद्योग धंधे थे उनको पूरी तरह से भाई उन्होंने समाप्त कर दिया। भारत में राजनीति का संतोष था। भारतीय शासन में भारतीय लोगों को अंग्रेजी शासन में कोई भागीदारी नहीं थी। भारत में अंग्रेज भाई मेरे भेदभावपूर्ण नीति बनाते थे। 1857 की जो क्रांति हुई वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भाई 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन यहीं से कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद, देशभक्ति का जो विस्तार है वो भारत में हुआ। जब भाई मेरे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कब हुई, जो आज कांग्रेस पार्टी है भाई मेरे, उसी को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका कह सकते हैं आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई भाई, 1885 में। तो भारत के लोगों को एक राजनीतिक मंच मिला और पूरी आजादी की जो लड़ाई, स्वाधीनता आंदोलन की जो लड़ाई है वो कांग्रेस के झंडे के तले लड़ी गई है। इसको कह लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके गठन से कह सकते हैं 1885 में भाई कांग्रेस बनी। और कांग्रेस बनने से भारत के लोगों को एक मंच मिला जहां वो आकर के अपनी आवाज उठा सकते थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने से कह सकते भारत में राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। भारत में जो आजादी की लड़ाई है भाई मेरे 1885 में कांग्रेस के गठन से शुरू हुई और 1905 तक तेजी से चली। भारत में इस समय उदारवादी नेता बहुत आए, जो लोग कह सकते हो अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारत में अच्छे शासन चाहते थे। फिर भारत में अगर आप देखो भाई 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और भारत में एक बड़ा आंदोलन जिसको हम बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन, और इसको बोला जाता बंग भंग आंदोलन। अगर आप देखोगे 1905 में जाकर के बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, और इसी से कह सकते भारत में आजादी की लड़ाई की जो शुरुआत है यहीं से मानी जाती है। भारत में अगर आप देखोगे तो तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने कह सकते हो कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत की। और 1905 में उग्र राष्ट्रवाद आया, गांधी युग आए भाई मेरे 1918 से 1947 तक देखे होंगे तो महात्मा गांधी ने भारत में कई सारे आंदोलन किए, जिसमें असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, और सत्य और अहिंसा का उन्होंने अपने आंदोलन प्रयोग किया। और 1947 में कह सकते भाई हमारा देश जो है वो आजाद हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान नाम का एक देश बनता है और भारत भाई मेरे कह सकते 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और देश विभाजन बंटवारे के साथ आजाद हुआ। ठीक है, तो भाई नव जागरण को लेकर के और स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के ये दो प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा, याद रखिएगा। या तो भाई मेरे आपको नव जागरण को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा या स्वाधीनता आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन का मतलब भाई मेरे आजादी की लड़ाई। क्या होता है स्वाधीनता आंदोलन? मींस क्या होता है भाई, जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई है 1857 से लेकर के 1947 तक। और नव जागरण का मतलब क्या था कि भारतीय समाज में जो बुराइयां थी उनको जो जगाने का प्रयास किया गया, उसी को बोलते भाई नव जागरण, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, और कह सकते हैं कि और भाई मेरे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन जैसे लोगों ने कह सकते हैं अपना विशेष योगदान दिया। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे,
हिंदी गद्य का विकास बताइए, यानी हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, या कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भाई हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि बताओ। देखो हिंदी साहित्य में गद्य का विकास, ठीक है, गद्य मतलब समझते हो भाई मेरे, कि गद्य मतलब कह लीजिए जैसे जैसे भाई मान लीजिए कि उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, इसी को बोलते भाई मेरे गद्य का विकास। तो हिंदी गद्य का जो विकास है वो भाई मेरे आधुनिक काल में माना जाता है। क्या माना जाता है? गद्य मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे कहानी, क्या है, कहानी, निबंध और उपन्यास, यानी कविता को छोड़ करके जो भी चीज है वो सारा गद्य में आता है। याद रखिएगा, गद्य किसे बोलते हैं? कविता को छोड़ करके जो भी चीजें बोली जाती होती हैं वो भाई मेरे क्या आता? गद्य में आता है। तो गद्य में क्या क्या आता है? जैसे मैंने बताया कहानी, निबंध, उपन्यास, ये सब गद्य में आता है, ठीक है। तो हिंदी गद्य का विकास कब हुआ भाई मेरे? आधुनिक काल में कह सकते हैं, यानी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में कह सकते हैं हिंदी गद्य का विकास हुआ, जिसको हम लोग आधुनिक काल बोलते हैं। प्रारंभ में हिंदी गद्य का जो विकास है वो कह सकते हैं कि सामाजिक और परिवर्तन, यानी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के साथ हिंदी गद्य का विकास हुआ। अगर मैं बात करूं हिंदी गद्य का विकास, तो 18वीं शताब्दी में अगर आप लोग देखोगे, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कह सकते गद्य की प्रारंभिक रूप से दिखाई देता है। जिसे 18वीं शताब्दी में धार्मिक, नीति और अनुवादात्मक रचनाएं लिखी जाती हैं। देखो पहले अगर आप देखो भाई मेरे जो गद्य लिखा जाए, यानी पहले जो कहानी लिखी जाती थी, जो उपन्यास लिखे जाते थे, वो भाई मेरे किसमें लिखे जाते थे? भाई मेरे ज्यादातर वो ब्रज भाषा में लिखा जाता। किसमें? ब्रज भाषा में या अपभ्रंश भाषा में लिखा जाता था। लेकिन जब 19वीं शताब्दी आती है और भारतेंदु युग आता है, उस समय कह सकते कि जो कविता है, जो उपन्यास है, कहानी है, कविता छोड़ दीजिएगा, कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सारा भाई किसमें लिखा जाने लगा? खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। और खड़ी बोली जब में लिखा गया तो उसी को कहते भाई मेरे 19वीं शताब्दी में, यानी भारतेंदु युग जो है उसी से भाई मेरे आधुनिक काल माना जाता था। और गद्य मतलब याद है, गद्य किसे बोलते? मैंने कविता को छोड़ करके जो कुछ भी होता भाई मेरे सब गद्य होता है। जैसे क्या? कहानी, कहानियां लिखी गई, ठीक है, निबंध लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, नाटक लिखे गए, ये सारा गद्य होता भाई मेरे। तो देखेगा हिंदी गद्य का विकास जो है भाई, सबसे पहले भारतेंदु युग की बात करेंगे। तो जो भारतेंदु युग है ये 1850 से लेकर के भाई मेरे 1900 तक माना जाता है। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का विकास हुआ। और भारतेंदु युग में कह सकते भाई मेरे, या कह सकते हिंदी आधुनिक काल और हिंदी गद्य का विकास हुआ। भारतेंदु युग में कह सकते नाटक, निबंध, कहानी, इस प्रकार की चीजों यानी रचनाओं का विकास हुआ। भारतेंदु युग में कह सकते भाई मेरे सरल भाषा में, सहज भाषा में जो है वो कह सकते हो कि साहित्यिक चीजों को लिखा गया। द्विवेदी युग भाई मेरे क्या है? द्विवेदी युग जब कह सकते भाई मेरे 1900 से 1920 तक माना जाता है। द्विवेदी, इनका नाम क्या भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो भाई मेरे इस सरस्वती नाम की पत्रिका निकालते थे, उसी से कह सकते भाई मेरे हिंदी गद्य के विकास में द्विवेदी युग का भी कह सकते भाई मेरे बहुत बड़ा योगदान है। द्विवेदी युग में कह सकते भाई मेरे गद्य की गंभीरता वाली, शुद्धता वाली और विचारशील, यानी कह सकते द्विवेदी युग में अगर आप लोग देखोगे तो खास तौर से अगर मैं बात करूं तो द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी में ज्यादातर गद्य रचनाएं लिखी गई, यानी कहानी लिखी गई, निबंध लिखे गए, नाटक लिखे गए, ठीक है। ये जो था द्विवेदी युग में कह सकते और भी तेजी से बढ़ा। द्विवेदी युग में भाई मेरे निबंध लिखे गए, या कह सकते द्विवेदी युग की अगर बात करूं तो कहानियां लिखी गई, ठीक है, द्विवेदी। अगला भाई मेरे आधुनिक युग क्या है? आधुनिक युग में कह सकते हैं कथा साहित्य में, यानी आधुनिक युग में देखोगे तो कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सारी चीजें कह सकते हैं यहां पर लिखी गई, जिसमें प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आज्ञा का कह सकते हैं कि यहां पर हम लोगों को विशेष योगदान दिखाई पड़ता है। अगर हम लोग बात करें भाई खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ, ये भी आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली में गद्य कैसे लिखेगा। गद्य मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो खड़ी बोली में जो गद्य का विकास क्या है भाई, हिंदी को मानक भाषा के रूप में, खड़ी बोली मतलब समझते हो कि खास तौर से जो दिल्ली और खास तौर से जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं उसी को बोलते भाई खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली गद्य का विकास अगर हम लोग बात, सबसे पहले भाई मेरे ना जो साहित्य गद्य लिखा जाता था वो ब्रज भाषा में लिखा जाता था, यानी शुरू में साहित्य लिखा, यानी जो कहानियां लिखी गई, जो उपन्यास लिखे गए वो किसमें लिखा जाता भाई मेरे? ब्रज भाषा में लिखा जाता था। बाद में खड़ी बोली में इन चीजों को लिखा गया। भारतेंदु युग में कह सकते हैं भाई हिंदी गद्य का विकास हुआ, यानी जो भारतेंदु युग आया
उस समय कह सकते कि भारतेंदु युग में भाई मेरे खड़ी बोली में कह सकते हो कि साहित्यिक रचनाओं को साहित्य मिले, यानी जैसे नाटक हैं, उपन्यास हैं, कहानियां है भाई मेरे खड़ी बोली में लिखा गया। जैसे नाटकों को पत्रकारिता में खड़ी बोली का बहुत ज्यादा यूज हुआ। द्विवेदी युग की अगर बात करूं तो भाई मेरे द्विवेदी युग में भी कह सकते हो खड़ी बोली का ही कह सकते हो कि सबसे ज्यादा यहां पर विकास हुआ। खड़ी बोली में कविताएं लिखी गई और गंभीर विषयों को लेकर के कह सकते हैं कि यहां पर ज्यादातर साहित्यिक जो रचनाएं है, जो साहित्य है, वो द्विवेदी युग में भी कह सकते भाई क्या रहा, खड़ी बोली में ही लिखा गया। अगर हम लोग बात करें भाई मेरे आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में कह सकते भाई मेरे किस प्रकार से हिंदी गद्य का विकास हुआ। आज खड़ी बोली ही शिक्षा, साहित्य और मीडिया और प्रशासन की भाषा है। भाई आज अगर आप लोग देखोगे तो ज्यादातर देखो जो मीडिया है, जो शिक्षा है, जो हमारा प्रशासन है, शासन प्रशासन है, अगर आप देखोगे तो अभी भाई खड़ी बोली में तो सब कुछ होता ना। अंग्रेजों की शिक्षा नीति अगर हम लोग बात करें तो देखेगा अंग्रेजी शिक्षा की नीति का उद्देश्य भारतीय लोगों को अंग्रेज यानी अंग्रेजी शासन के अनुकूल बना था। इसलिए देखो भाई मेरे जो अंग्रेज थे उन्होंने कह सकते भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ज्यादा विस्तार किया। प्रारंभिक नीति है 18वीं शताब्दी में कह सकते हो कि शिक्षा के प्रति उदासीनता थी। बाद में प्रशासनिक जरूरत को लेकर के कह सकते कि भारत में भाई मेरे शिक्षा का प्रसार हुआ। जिसे मैकाले भी आता, मैकाले की शिक्षा आती भाई मेरे। अंग्रेज जिस प्रकार से लाते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अंग्रेजों की तरफ से कह सकते भारत में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय और संस्थाओं का विकास होता है। और खड़ी बोली के जरिए कह सकते हैं कि देश का जो देश में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ, नव जागरण और राष्ट्रीय चेतना को मिला और भारतीय भाषाओं का आधुनिक भाषा के साहित्य का विकास हुआ। तो भाई हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, इसको लेकर के भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। याद रखिएगा कि हिंदी गद्य का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ। तो जो मैंने आपको बताया भाई मेरे, यही आपको एग्जाम में लिख करके भी आना है। याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई आपका बनेगा, भारतेंदु युगीन की बात करेंगे कि भारतेंदु युगीन जो कविता है और भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां बताओ। भाई मेरे भारतेंदु युग में किस प्रकार के गद्य को लिखा गया, या भारतेंदु युग में जो साहित्य है वो किस प्रकार से लेखन किया गया। तो भारतेंदु युगीन कविता की बात करेंगे भाई मेरे। तो भारतेंदु युग जो है वो 1850 से लेकर के 1900 तक माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है। यानी भारतेंदु युग में कह सकते भाई मेरे खड़ी बोली में, किसमें, खड़ी बोली हिंदी में कह सकते साहित्यिक रचनाओं को किया जाने लगा। इस युग में कह सकते कि यानी भारतेंदु युग जो है इसकी शुरुआत किसने की, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। इस युग में कविताओं ने पहली बार भारतेंदु युग में कह सकते जो कविताएं थी, जो साहित्य था, वो समाज को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के और सामाजिक सच्चाई को लेकर के कह सकते कविताओं को लिखा गया। भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, कहने का मतलब भाई मेरे क्या है कि भारतेंदु युग जो था उस समय किस प्रकार की रचनाएं की गई, या भारतेंदु युग में भाई मेरे किस प्रकार के साहित्यिक रचनाएं की गई। तो भारतेंदु युग में कह सकते भाई देश प्रेम और राष्ट्रवाद को लेकर के, क्योंकि भारतेंदु के समय अगर आप लोग देखोगे तो भाई क्या है, हमारा देश गुलाम है ना, अंग्रेजों का शासन है। तो भारतेंदु युग में कह सकते हो कि देश प्रेम, राष्ट्रवाद, देशभक्ति को लेकर के साहित्यिक रचनाएं की गई। ठीक है, इस युग में कह सकते हैं कि देशभक्ति का जो स्वर था वो कविताओं में रहा। अंग्रेजी शासन के प्रति जो गुस्सा है, जो असंतोष है, वो भारतेंदु युग की कविताओं में हमको दिखाई देता है। भारतेंदु युग में कह सकते कि भारत की जो दुर्दशा है, अंग्रेज किस प्रकार से भारत का शोषण करते थे, दमन करते थे, इन सबको कह सकते भाई मेरे भारतेंदु युग में लिखा गया। देखें भारतेंदु की कविताओं में भारत माता की पीड़ा और जागरण का आह्वान भी किया गया। भारतेंदु युग में अगर आप लोग देखोगे भाई मेरे जिंदा दिली की कविताएं खूब लिखी गई। भारतेंदु युग की कविताओं में निराशा के स्थान पर उत्साह, भाई मेरे भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते हैं कि उत्साह, यानी भारत के लोगों में उत्साह, जोश भरने वाली कविताओं को लिखा। भारतेंदु युग में कह सकते कविताओं में संघर्ष की भावना है। भारतेंदु युग के कवियों ने भाई लिखा कि भाई हम लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना है, संघर्ष करना है। भारतेंदु युग में कह सकते कवियों ने समाज को कर्मठ बनाने की प्रेरणा दी। और भारतेंदु युग के कवियों ने कहा भाई कविता केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि कविता जो है सही दिशा देने वाला माध्यम है। कविता क्या भाई, जीवन को सही दिशा देने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है, कविता है। कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, इंटरटेनमेंट का साधन नहीं। किसने बोला,
भारतेंदु युग में कह सकते हो जिंदा दिली, यानी कविताओं में भारतेंदु युग में कह सकते हो कि भाई मेरे उत्साह वाली, जन जागरण वाली, संघर्ष वाली, इस प्रकार की कविताओं को लिखा गया। भारतेंदु के युग में कह सकते हो भाई सामाजिक चेतना को जगाने वाली कविता लिखा गया। भारतेंदु युग में कह सकते हो कि समाज सुधार की भावनाओं को लेकर के कविताओं को लिखा गया। भारतेंदु युग में कह सकते हो भाई मेरे जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो अंधविश्वास है, जो भेदभाव है, इन सब को लेकर के कह सकते कविताओं का स्वर हमें भारतेंदु युग में दिखाई देता है। भारतेंदु युग के कवियों ने सामाजिक बुराइयों को लेकर के, समाज में भाई सती प्रथा है, बलि प्रथा है, दहेज प्रथा है, जातिवाद है, भेदभाव है, अंधविश्वास है, महिलाओं की जो दुर्दशा है, इसको लेकर के भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को जगाने का प्रयास किया। जनता की पीड़ा, यानी आम जनता जो दुख है, दर्द है, वो भारतेंदु युग के कवियों में देखने को मिलता है। भक्ति भावना, भारतेंदु युग के कवियों ने भाई मेरे भक्ति को लेकर के भी लिखा। और कौन सी भक्ति है? नैतिकता की भक्ति है, मानवता की भक्ति है। भारतेंदु युग के कवि कह सकते ईश्वरीय भक्ति को लेकर के लिखा। लोक कल्याण की भावनाओं को लेकर के कह सकते भाई हर आदमी का भला हो, हर आदमी खुशहाल रहे, इस प्रकार की कविताएं भारतेंदु युग में लिखी गई। भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते हो कि भक्ति जीवन से पलायन नहीं बल्कि जीवन का सुधार है। भारतेंदु युग के कवियों ने कहा भाई मेरे जो भक्ति है वो जीवन से भागना नहीं है। कई बार होता भाई मेरे ना कि अगर कोई बोलता कि मैं तो भगत बनूंगा, देखो ज्यादातर भाई मेरे हमारे यहाँ पर जो भक्ति आदमी करता बोलता मैं तो बाबा बन जाऊंगा। तो भारतेंदु युग के कवियों ने कहा भाई भक्ति जो है वो जीवन से भागना नहीं है बल्कि जीवन का जो सुधार है वही भक्ति है। भारतेंदु युग में कह सकते भाई रीतिकालीन और श्रृंगार का प्रभाव खूब रहा। भारतेंदु युग में अगर आप देखो रीति काल का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। भारतेंदु युग में कह सकते हैं श्रृंगार को लेकर के, प्रेम को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के भी कविताओं को लिखा गया। भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते भाई मेरे श्रृंगार को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के, इस प्रकार की रीतिकालीन कविताओं का प्रभाव भी कह सकते हो कि भारतेंदु युग पर हमको दिखाई पड़ता है। नारी को केवल भोग की वस्तु ना मान करके उसका संवेदनशीलता का रूप भी कह सकते भारतेंदु युग में हमको दिखाई देता। प्रवृत्ति, भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो रचनाएं थी उनका भाई मेरे अनुवाद भी किया गया। भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे तो संस्कृत है, बंगला है, अंग्रेजी साहित्य का भैया अनुवाद में ट्रांसलेशन किया गया। यानी जो साहित्य संस्कृत में था, बंगाली में था, अंग्रेजी में था, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया। अनुवाद के माध्यम से कह सकते हो कि भारतीय समाज में नए नए विचारों और हिंदी की नई शैली आई। इससे हिंदी कविता जो थी भाई मेरे बहुत ज्यादा समृद्ध हो गई। भारतेंदु युग में भाई मेरे किस प्रकार के काव्यात्मक रचनाएं की गई? भारतेंदु युग में अगर आप देखो भाई मेरे गीत को लेकर के गीति कविता खूब लिखी गई। भारतेंदु युग में भाई मेरे देशभक्ति की कविता खूब लिखी गई। देशभक्ति, राष्ट्रवाद, देश प्रेम को लेकर के कविताएं लिखी गई। भारतेंदु युग में देखोगे खंड काव्य भी लिखे गए, नाटक भी लिखे गए, व्यंग भी लिखा गया। समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पर भी भाई मेरे व्यंग किया गया। भारतेंदु युग में कह सकते हैं सरल, सहज और कह सकते हैं कि आम व्यक्ति को समझ में आने वाली भाषा का विकास हुआ। भारतेंदु युग के भाई मेरे कौन कौन से कवि हैं? तो भारतेंदु युग का नाम ही भारतेंदु युग से पड़ गया। तो पहला कवि कौन है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और बद्री नारायण मिश्र जो प्रेमा घन है, सभी इनको क्या बोला? ये भाई मेरे भारतेंदु युग के कवि हैं। और भाई मेरे आपको एग्जाम में भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां बताओ या भारतेंदु युग को लेकर के आपको एग्जाम में भाई मेरे 100% क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। हर साल आता है और इस बार भी साल भी कह सकता हूं कि भारतेंदु युग वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, निष्कर्ष इसका क्या लिखोगे? भारतेंदु युग यानी भारतेंदु युग की जो कविताएं हैं उसमें हिंदी साहित्य को रीति काल से निकाल करके आधुनिक काल में लाने का प्रयास किया। भारतेंदु युग में कह सकते भाई राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, सामाजिक चेतना का वाली जो कविताएं हैं उनको भारतेंदु युग में लिखा गया। तो भाई मेरे भारतेंदु युग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आप लोगों को जरूर करके जाना, एग्जाम में भाई मेरे ये आता ही आता है। ठीक है, चलिए अगला बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन कर भाई द्विवेदी युगीन की साहित्यिक प्रवृत्तियां बताओ। भाई द्विवेदी युग को लेकर के भी आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों को बताइए, स्पष्ट कीजिए, या द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि बताओ। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। देखिएगा द्विवेदी युग क्या है? तो भाई मेरे द्विवेदी युग की अगर हम बात करेंगे,
द्विवेदी युग जो है भाई मेरे 1900 से 1920 तक माना जाता है। खास तौर से जो द्विवेदी युग है ना, वो भाई मेरे कह सकते हैं 1903 से लेकर के 1918 तक। आप लोग कह सकते भाई मेरे 1903 से लेकर के 1918 तक जो भी साहित्य लिखा गया वो भाई उसी को भाई मेरे बोलते हैं द्विवेदी युग। यानी 1903 से लेकर के 1918 तक का जो समय है, इसी समय को क्या बोला जाता है भाई, द्विवेदी युग कहा जाता है। और द्विवेदी युग जो किसके नाम पर पड़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है भाई, महाप्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन्हीं के नाम पर भाई मेरे क्या पड़ा है, द्विवेदी युग पड़ा है। और जो भाई मेरे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, एक पत्रिका निकालते हैं, मैगजीन को हम बोलते हैं भाई मेरे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ना, एक पत्रिका चलाते थे, मैगजीन चलाते थे, जिसका नाम था भाई मेरे सरस्वती पत्रिका। तो भाई सरस्वती पत्रिका में ना महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत सारी कविताओं को, कहानियों को छापा करते थे। ठीक है, इसी से हिंदी साहित्य में जो नए नए विचार आए, जो उद्देश्य आया, यही इसी को भाई क्या बोला गया, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है भाई मेरे, वो भारतेंदु युग के बाद आता है। और छायावाद से पहले कौन आया भाई मेरे, द्विवेदी युग आया है। और द्विवेदी युग में भाई मेरे किस प्रकार की कविताओं को लिखा गया, तो क्या क्वेश्चन में भाई द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां बताओ, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। कहने का मतलब क्या है कि भाई मेरे जो द्विवेदी युग था, उस समय किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही थी। तो द्विवेदी युग की अगर बात करो तो भाषा की शुद्धता को लेकर के कविता लिखी गई। द्विवेदी युग में भाई मेरे अगर आप देखोगे तो खड़ी बोली में कविताओं को सबसे ज्यादा लिखा गया भाई मेरे द्विवेदी युग में। देखिएगा, भारतेंदु युग में अगर आप देखो भाई खड़ी बोली में साहित्य तो लिखा गया, लेकिन कह सकते हैं द्विवेदी युग में पूरी तरीके से कह सकते हैं भाई मेरे खड़ी बोली हिंदी में साहित्यिक रचनाओं को लिखा जाने लगा। द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे भाई संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी किया गया, व्याकरण सम्मत और गंभीर शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। द्विवेदी युग में कह सकते हैं भाषा की जो अशुद्धता थी उसको हटाया गया। बोलचाल की भाषा का नियंत्रण कह सकते हैं भाई मेरे द्विवेदी युग में हमको खूब दिखाई देता है। नैतिकता और उपदेश वाली कह सकते हैं साहित्य भाई मेरे द्विवेदी युग में लिखा गया। द्विवेदी युग में कह सकते हैं साहित्य का जो उद्देश्य था वो केवल नैतिकता और चारित्रिक उत्थान माना गया। द्विवेदी युग में अगर आप देखो भाई मेरे कविता को आदर्श बना करके लिखा गया। द्विवेदी युग में साहित्य को कला नहीं बल्कि समाज का साहित्य मान करके लिखा गया। द्विवेदी युग में अगर आप देखो भाई मेरे साहित्य को समाज के लिए है, इस प्रकार के मान करके भाई द्विवेदी युग में लिखा गया। द्विवेदी युग में अगर आप देखो भाई राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति वाली कविताएं भी खूब लिखी गई। द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ कह सकते साहित्य लिखा गया। द्विवेदी युग में कह सकते भाई देश प्रेम, राष्ट्रवाद, देशभक्ति को लेकर के भी कविताएं और साहित्य लिखा गया। द्विवेदी युग में कह सकते भाई स्वाधीनता आंदोलन और जो आजादी की लड़ाई चल रही है उसको लेकर के भी कह सकते भाई द्विवेदी युग में साहित्यिक रचनाओं को किया गया। आप सबको पता ना कि भाई मेरे जो साहित्यिक आंदोलन चल रहा था उसमें भारत की आजादी को लेकर के जो आंदोलन चल रहा था उसका भाव भी द्विवेदी युग में भाई उस प्रकार की कविताएं भी भाई द्विवेदी युग में खूब लिखी गई। सामाजिक सुधार की भावना द्विवेदी युग में भाई मेरे जातिवाद, भेदभाव, जो समाज में बुराइयां हैं इनके खिलाफ भी भाई मेरे खूब इसको लिखा गया। द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते हैं कि समाज में जो जातिवाद है, समाज में जो अंधविश्वास है, समाज में जो भेदभाव है, इसका पुरजोर तरीके से उन्होंने विरोध किया। द्विवेदी युग में भाई मेरे नारी शिक्षा को लेकर के, विधवाओं को लेकर के, समाज सुधार पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। द्विवेदी युग में समाज को जगाने का प्रयास किया गया और नव जागरण के माध्यम से समाज में एक नई चेतना लाने का प्रयास किया गया। द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते भाई समाज में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो अंधविश्वास है, इन बुराइयों का विरोध किया। द्विवेदी युग में कह सकते भाई मेरे महिलाओं को लेकर के लिखा गया, विधवाओं की समस्याओं पर लिखा गया। समाज में सामाजिक बदलाव की बात कहां पर की गई भाई मेरे द्विवेदी युग में कहा गया। द्विवेदी युग में अगर बात करूं तो धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी विकास हुआ। द्विवेदी युग में कह सकते भाई मेरे धर्म को नैतिकता माना गया। द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे तो भारतीय संस्कृति भक्खा खूब गौरवगान किया गया। द्विवेदी युग के कबीर कह सकते भाई इतिहास को आधार बनाकर के खूब लिखा। जैसे द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे तो भाई मेरे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, मौर्य काल को लेकर के, गुप्त काल को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, सीता को लेकर के, उर्मिला को लेकर के, ठीक है, इस प्रकार के यानी इतिहास का गौरव गान अगर आप देखोगे तो द्विवेदी युगीन साहित्य में हमको खूब देखने को मिलता है। यानी द्विवेदी युग के कवि कह सकते हैं भाई मेरे इतिहास को आधार बना करके उन्होंने कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का खूब बड़ाई की, खूब तारीफ की। द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते हैं अंधभक्ति के स्थान पर विवेक को बल दिया।
भाई द्विवेदी युग के कवियों ने बोला कि भाई धर्म में अंधी भाग दौड़ मत करो। द्विवेदी युग के कवियों ने भाई मेरे जो धर्म में जो झाड़ फूका टोना टोटका इसका विरोध किया, बल्कि नैतिकता की बात की द्विवेदी युग के कवियों ने। द्विवेदी युग में कह सकते भाई तर्क को लेकर के और बुद्धि को लेकर के खूब लिखा गया। द्विवेदी युग के कवियों ने भाई कल्पना की जगह बुद्धि और विवेक को महत्व दिया। ज्यादातर कवि होता आप लोगों ने भाई, ज्यादातर कवि जो होता काल्पनिक खूब लिखता है, इमेजिन करके लिखता ना। तो द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते भाई मेरे बुद्धि और विवेक का महत्व ज्यादा दिया। द्विवेदी युग में कह सकते भाई जो साहित्य था वो तर्कशील साहित्य लिखा गया, और छायावाद का प्रभाव हमको द्विवेदी युग में दिखाई पड़ता है। साहित्यिक विविधता क्या है, तो द्विवेदी युग में भाई मेरे निबंध लिखे गए, आलोचना लिखी गई, कविताएं लिखी गई। द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे हिंदी गद्य के विकास में बहुत ज्यादा विकास कब हुआ भाई द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में भाई मेरे कई सारी कविताओं का अनुवाद भी किया गया, जिसे अंग्रेजी, संस्कृत, अन्य भाषाओं में जो लिखी गई साहित्य था उसका ट्रांसलेशन अनुवाद भी किया गया हिंदी में। द्विवेदी युग में कह सकते भाई मेरे विज्ञान, इतिहास, दर्शन जैसे विषयों का प्रवेश हुआ। द्विवेदी युग में कह सकते हैं हिंदी भाषा का जो विकास है वो बहुत तेजी गति से हुआ, और द्विवेदी युग में कह सकते हैं भाई मेरे खड़ी बोली हिंदी में सारी साहित्यिक रचनाओं को द्विवेदी युग में खासतौर से बहुत तेज गति से लिखा गया। द्विवेदी युग के भाई मेरे कौन कौन से कवि हैं, तो जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर भाई मेरे द्विवेदी युग पड़ा है। दूसरा मैथिली शरणगुप्त भी भाई मेरे द्विवेदी युग के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योसद, यह भी द्विवेदी युग के कवि हैं। और जबकि अगले कवि हैं भाई राम नरेश त्रिपाठी भी है, या भी हमारे द्विवेदी युग के ही कवि हैं। तो निष्कर्ष कैसे लिखोगे इसका भाई मेरे, तो द्विवेदी युग जो है हिंदी साहित्य में अनुशासन, गंभीरता और एक नई विचार को देने का प्रयास किसने किया भाई द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में कह सकते हो कि छायावाद का आधार तो मजबूत हुआ, लेकिन द्विवेदी युग में कह सकते हो कि जो साहित्य था वो देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्र प्रेम को लेकर के, सामाजिक चेतना को लेकर के, सामाजिक बुराइयों को दूर करना है, ठीक है, इस प्रकार से कविताएं कह सकते भाई मेरे द्विवेदी युग में लिखा गया। तो द्विवेदी युग भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो मैं बता रहा हूं सारे करके जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे क्या रहेगा, छायावाद। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% मिलेगा। छायावाद की पृष्ठभूमि बताओ, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति बताओ, और छायावाद की भाई मेरे शिल्पगत विशेषता बताइए। तो छायावाद देखेंगे, तो भाई छायावाद क्या है देखिएगा। तो छायावाद किसे कहते हैं, तो आप भाई बोलोगे 1918 से लेकर के, ध्यान रखना क्या बोला, 1918 से लेकर के 1936 तक, क्या भाई मेरे 1918 से लेकर के 1936 तक जो भी कविताएं लिखी गई, इन्हीं को भाई मेरे छायावादी कविता कहा जाता है। तो हिंदी कविता में वह युग, छायावाद में कह सकते हैं कि व्यक्तिगत को लेकर के पर्सनल कविताएं खूब लिखी गई, कल्पना वाली कविता खूब लिखी गई। छायावाद में भाई प्रकृति की सुंदरता को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के जो विशेष कविताएं लिखी गई, उन्हीं को भाई मेरे छायावाद कहा जाता है। छायावाद कब आया, द्विवेदी युग के बाद भाई मेरे जो युग आता है उसको बोलते हैं भाई छायावाद। द्विवेदी युग में देखोगे तो उपदेश वाली कविता लिखी गई, बौद्धिक कविता लिखी गई, खास तौर से लिखी गई। द्विवेदी युग में अगर आप देखोगे भावना और कल्पना का मिश्रण हमको महसूस होता है। लेकिन जो छायावाद है वहां पर भारतीय दार्शनिक परंपरा की शुरुआत हुई। जैसे भारत में भाई मेरे उपनिषद हैं, वेद हैं, आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, इन सब की भावना का विकास हुआ। पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव भाई मेरे छायावाद पर खूब पड़ा। अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का प्रभाव छायावाद पर पड़ा। छायावाद में कह सकते भाई मेरे आत्मानुभूति, प्रेम को लेकर के, प्रकृति प्रेम को लेकर के, और काल्पनिक जो साहित्य है या जो इमेजिन करने वाली जो कविताएं भाई मेरे छायावाद में खूब लिखी गई। छायावाद में अगर आप देखो भाई राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के भाई मेरे छायावाद में खूब लिखा गया। स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में देश का गौरव गान और सांस्कृतिक चेतना वाली कविताएं भाई मेरे छायावाद में लिखी गई। छायावाद में अगर आप देखो तो राजनीति से दूर हटके आत्मिक स्वतंत्रता का जो स्वर है वो छायावाद में दिखाई देता है। तो छायावाद में भाई मेरे किस प्रकार की कविता लिखी जा रही थी, तो भाई मेरे छायावाद में अगर आप देखोगे तो व्यक्तिवाद को लेकर के, यानी छायावाद के कवियों ने कवि को केंद्र में रख करके कविता लिखी। क्या बोलोगे भाई, जो छायावाद था उसमें किस प्रकार की कविता लिखी भाई मेरे, छायावाद की कविताओं में जो कवि है, कवि ने खुद को केंद्र में रख करके इस प्रकार की कविता भाई मेरे छायावाद में लिखी गई। छायावाद में कह सकते कवियों ने अपने जीवन के निजी दुख लिखे। भाई छायावाद के जो भी कवि हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरणगुप्त,
ठीक है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये भाई छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के कवियों ने कह सकते हैं कि इनके जीवन में जो दुख है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको भाई मेरे छायावाद के कवियों ने लिखा। छायावाद में कह सकते हैं प्रकृति चित्रण खूब लिखा गया। छायावाद के कवियों ने कह सकते हैं झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, प्रकृति का सुंदर चित्रण कह सकते हैं भाई छायावादी कविताओं में हमको खूब देखने को मिलता है। तो छायावाद के कवियों ने कह सकते हैं भाई प्रकृति की सुंदरता का वर्णन छायावादी कविताओं में भर भर के मिलता है। बल्कि अगर आप देखें सुमित्रा नंदन पंत, जिनको छायावाद का एक महत्वपूर्ण कवि माना जाता है, तो भाई प्रकृति के कवि हैं। तो इस प्रकार के कवि कह सकते भाई छायावाद में अगर आप देखोगे तो प्रकृति की सुंदरता को लेकर के, प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के कविताएं भाई मेरे कब लिखी गई? छायावाद में। छायावाद में अगर आप देखो रहस्यवाद को लेकर के, छायावाद के कवियों ने भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, अंतरात्मा क्या है, इस प्रकार की जो कविताएं हैं वो छायावाद में खूब लिखी गई। छायावाद में कह सकते भाई सौंदर्य चेतना को लेकर के, महिला की सुंदरता का गुणगान, आंतरिक सुंदरता का गुणगान, और जो सुंदरता है जैसे महिला के केस कैसे हैं, बाल कैसे हैं, चाल कैसे है, कमर कैसे है, गाल कैसे हैं, इस प्रकार की सुंदरता का वर्णन कह सकते भाई छायावाद की कविताओं में। प्रेम को लेकर के भाई मेरे छायावाद में खूब कविता लिखी गई। छायावाद में सुंदरता का अद्भुत वर्णन इन कविताओं में मिलता है। छायावाद के कवियों ने कह सकते भाई मेरे नारी की सुंदरता का वर्णन किया, नारी के प्रेम का वर्णन किया, ठीक है, प्रेम की सूक्ष्म भावना। छायावाद के कवियों ने भाई प्रेम को बहुत ज्यादा सूक्ष्म माना। बल्कि छायावाद में कह सकते भाई मेरे आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रेम को लेकर के कविता कब लिखी गई भाई मेरे? छायावाद में लिखी गई। ठीक है, इस प्रकार की जो कविताएं हैं वो छायावाद में हमको बहुत ज्यादा, विरह की कविताएं कह सकते हैं कि छायावाद में ज्यादातर यहां पर लिखी जा रही थी। नारी की गरिमा को लेकर के छायावाद के कवियों ने भाई नारी की सुंदरता को लेकर के, नारी के मन में जो प्रेम है, जो करुणा है, जो त्याग है, इसको लेकर के भाई मेरे छायावाद के कवियों ने कविताओं को लिखा। छायावाद की कविताओं में देखोगे तो नारी के प्रति सम्मान की भावना, ठीक है, या नारियों के जो दुख है, दर्द है, कह सकते हो छायावादी कविताओं में लिखा गया। छायावाद की विशेषता क्या है? तो भाई छायावाद में अगर आप देखोगे तो संस्कृत निष्ठ भाषा खूब लिखा गया, यानी छायावादी कविताओं को पढ़ोगे तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग छायावाद में खूब किया गया। कोमल और लक्षणिक भाषा छायावाद में लिखी गई। छायावाद में भाई मेरे प्रतीक और बिंबों का खूब प्रयोग किया गया। छायावाद के कवियों कह सकते हो कि प्रतीकों के माध्यम से, जिसे प्रकृति के माध्यम से कह सकते हो कि नारी की सुंदरता का वर्णन भाई छायावादी कवि करते हैं। छायावाद के कवियों ने भाई छंदों का खूब प्रयोग किया। छायावाद के कवियों ने अपनी कविताओं में सवैया कविता का प्रयोग किया। छायावाद की कविताओं में भाई अलंकारों का अद्भुत प्रयोग है। छायावाद के कवियों ने अपनी कविताओं में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग खूब किया। और छायावाद में कह सकते हैं अलंकारिक भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। छायावाद में भाई मेरे कह सकते हैं कि गीतात्मकता वाली कविताएं खूब लिखी गई। छायावाद के कवियों ने भाई मेरे स्वर में लिखा, यानी इनके आप गा सकते हैं, स्वर में कविताओं को लिखा। यहां पर भाव और ध्वनि को लेकर के अद्भुत तालमेल भाई मेरे छायावाद में देखने को मिलता है। छायावाद के भाई मेरे कौन कौन से कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। और भाई मेरे महादेवी वर्मा, ये चार कवि भाई मेरे छायावाद में आते, याद रखिएगा। कौन कौन छायावाद के कवि हैं? तो पहला भाई मेरे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भाई इतिहास को लेकर के खूब कविता लिखते हैं और नारी सम्मान को लेकर के लिखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत भाई मेरे, सुमित्रा नंदन पंत जो है ये प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं। प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के अगर कोई कविता सबसे ज्यादा लिखता है तो सुमित्रा नंदन पंत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विद्रोही कवि है। निराला कह सकते हैं जीवन के जो संघर्ष हैं, जैसे निराला को अगर आप देखोगे तो गरीब को लेकर के, भिखारी को लेकर के, निराला के जीवन में खुद ही बहुत ज्यादा दुख रहा है, तो निराला अपने जीवन के निजी दुखों को भी लिखता है और विद्रोही कवि है निराला। अगर हम बात करें भाई महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा कह सकते भाई महिलाओं को लेकर के सबसे ज्यादा लिखा। महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करती हैं, महिलाओं को भी भारतीय समाज में आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि भारतीय समाज जो है भाई महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देता। इस प्रकार की कविता कौन लिखता? भाई महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद में लिखती हैं। निष्कर्ष इसका कैसे लिखोगे? तो छायावाद हिंदी साहित्य में भावनात्मक गहराई और चेतना का विस्तार किया है। छायावाद की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी साहित्य में भाई मेरे छायावाद को श्रृंगार काल या इसको प्रेम का काल कहा जा सकता है। छायावाद में अगर आप देखोगे प्रेम को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के और प्रकृति चित्रण को लेकर के सबसे ज्यादा अगर कविताएं कब लिखी गई?
छायावाद में लिखी गई। तो छायावाद भाई मेरे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छायावाद को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा और जो मैं बताऊं इसको जरूर करके जाएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा भाई मेरे, उत्तर छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। ठीक है, उत्तर छायावाद में भाई मेरे किस प्रकार की कविताएं लिखी गई? तो कह सकते भाई 1936 के बाद का जो समय है उसी को बोला जाता भाई मेरे उत्तर छायावाद। क्या बोला जाता है? 1936 के बाद का जो समय है उसको बोलते भाई उत्तर छायावाद। ठीक है, इस युग की कविताओं में छायावाद का प्रभाव कम है। इस युग में भाई मेरे उत्तर छायावाद में भावुकता को लेकर के, रहस्य को लेकर के आगे बढ़ करके, उत्तर छायावाद में भाई यथार्थ को लेकर के, सामाजिक चीजों को लेकर के और मानव जीवन को लेकर के भाई मेरे इस समय कविताएं लिखा गया, जिसको छायावाद, उत्तर छायावाद या प्रगतिवाद कहते हैं। तो उत्तर छायावाद में भाई मेरे किस प्रकार की कविताएं लिखी गई? तो यथार्थ को लेकर के लिखा गया। उत्तर छायावाद के कवियों ने अपनी कविताओं में वास्तविक समस्याओं को दिखाया। जो सामाजिक समस्याएं थी उन सामाजिक समस्याओं को कौन लिखा भाई? उत्तर छायावाद के कवियों ने। उत्तर छायावाद के कवियों ने कह सकते हैं गरीबी को लेकर के, शोषण को लेकर के और संघर्ष को लेकर के अपनी कविताओं में लिखा। उत्तर छायावाद के कवियों ने कह सकते हैं कि जो जीवन में संघर्ष है, जो गरीबी है, भुखमरी है, पीड़ा है, दुख है, इस प्रकार की जो कविताएं हैं उत्तर छायावाद में भाई मेरे खूब लिखी गई। सामाजिक चेतना को लेकर के लिखा है। उत्तर छायावाद में अगर आप देखोगे तो समाज में जो अमीरी है, गरीबी है, समाज में जो किसानों का शोषण है, जो दमन है, समाज में जो साहूकार, जो महाजन भाई गरीबों और किसानों को परेशान करते हैं, ठीक है, महिलाओं की जो समस्या है, समाज में भाई मेरे जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, इस प्रकार की कविताएं कब लिखी गई मेरे? सामाजिक चेतना वाली उत्तर छायावाद में। उत्तर छायावाद में भाई मेरे व्यक्तिवाद को लेकर के, मानवतावाद की कविताएं। उत्तर छायावाद के कवि कह सकते भाई उन्होंने मानवता को छायावाद में तो भाई मेरे मैं था, लेकिन अब उत्तर छायावाद में मैं कमजोर हो गया। उत्तर छायावाद में कह सकते भाई मेरे हम वाली कविता खूब लिखी गई। उत्तर छायावाद में कह सकते कि मानव के जीवन में जो दुख है, जो सुख है, इस प्रकार की भाई हमारे जीवन में कभी दुख रहता, कभी सुख रहता ना, ऐसा तो नहीं होता हमेशा दुख रह गया, हमेशा सुख रह गया। भाई आदमी के जीवन में कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, कभी दर्द होगा। तो इस प्रकार की कविता कह सकते कब लिखी गई मेरे? उत्तर छायावाद में। रहस्य को लेकर के, रहस्यवाद की भावना वाली कविता कब लिखी भाई? उत्तर छायावाद में। उत्तर छायावाद में कह सकते आध्यात्मिक और गूढ़ भावना वाली कविताओं को लिखा गया। ठीक है, यानी उत्तर छायावाद में कह सकते आत्मा, परमात्मा, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, इस प्रकार की कविताएं भाई उत्तर छायावाद में लिखी गई। उत्तर छायावाद में कह सकते भाई प्रेम का यथार्थ लिखा गया। उत्तर छायावाद के कवियों ने प्रेम को काल्पनिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम को लेकर के लिखा। उत्तर छायावाद में कह सकते भाई संबंधों में जो जटिलता है, जो आजकल संबंध टूट रहे हैं, इस प्रकार की कविता भाई मेरे उत्तर छायावाद में लिखी गई। उत्तर छायावाद में भाई मेरे सरल भाषा का प्रयोग उनकी कविताओं में खूब हुआ। उत्तर छायावाद के कवियों ने संस्कृत भाषा के स्थान पर सहज, सरल और खड़ी बोली में कविताओं को लिखा। उत्तर छायावाद में कह सकते भाई आम जीवन की समस्याओं को कविताओं में कब लिखा गया भाई? उत्तर छायावाद में। उत्तर छायावाद में कह सकते हो कि भाई छंदों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। उत्तर छायावाद के कवियों ने अपनी कविताओं में छंदों का प्रयोग किया, मुक्त छंद और नई काव्य परंपरा का विकास हुआ। उत्तर छायावाद की कविताओं में भाई राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति को लेकर के कविता है। भाई उत्तर छायावाद जो 1936 है और 1936 में कह सकते भाई हमारा देश गुलाम था और आजादी की लड़ाई चल रही, तो उत्तर छायावाद के कवियों ने भी कह सकते भाई मेरे आजादी की लड़ाई को लेकर के, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, इसको लेकर के भाई मेरे उत्तर छायावाद में भी कविताओं को लिखा गया। उत्तर छायावाद के भाई मेरे कौन कौन से कवि हैं? जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्तर छायावाद का कवि है, नरेश मेहता और अज्ञे, ये भाई मेरे उत्तर छायावाद के कवि हैं। और इन्हीं को कह सकते हैं एक प्रकार से भाई मेरे प्रगतिवाद। जैसे आपके एग्जाम में प्रगतिवाद या प्रयोगवाद आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, प्रगतिवाद को बताओ या प्रयोगवाद को बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में भाई जैसे उत्तर छायावाद मैंने बताया है, लगभग सेम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद भी है, ये याद रखिएगा। इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे देखिएगा। उत्तर छायावाद की कविताओं में कह सकते भाई मेरे एक प्रकार से सामाजिक यथार्थ को लिखा गया, सामाजिक सच्चाई को लिखा गया, समाज में जो रियलिटी है उसको कह सकते भाई कब लिखा गया? उत्तर छायावादी कविताओं में सामाजिक सच्चाई को कह सकते हो सबसे ज्यादा लेखन किया भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा प्रगतिशील काव्य धारा की विशेषता बताइए, यानी प्रगतिवाद। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आएगा कि प्रगतिवाद को बताओ, प्रगतिवाद क्या है, या प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां बताओ। तो भाई प्रगतिवाद की बात करेंगे तो प्रगतिशील जो काव्य है यानी प्रगतिवाद का जो उदय है 1936 के बाद हुआ है। प्रगति
शील लेखक संघ की जब स्थापना होती है उस समय जो कविताएं लिखी जाती है उन्हीं को भाई मेरे बोला जाता है प्रगतिवाद। जब सामाजिक परिवर्तन को लेकर के, भाई समाज में परिवर्तन हो रहा है, समाज में कोई तरक्की हो रही है, समाज आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार की जब कविताओं को लिखा गया उसी को बोलते भाई मेरे प्रगतिवाद। उसी को बोलो प्रगतिवाद या प्रगतिशील, दोनों का मतलब एक ही होता है, याद रखिएगा। प्रगतिवाद में या प्रगतिशील में भाई मेरे किस प्रकार की कविता लिखी गई? यथार्थ को लेकर के, सामाजिक सच्चाई को लेकर के कविता लिखी भाई प्रगतिवाद में। तो प्रगतिवाद के कवियों ने कह सकते हैं जीवन की सच्चाई को लिखा, जैसे जीवन में भाई गरीबी है, शोषण है, भुखमरी है, समाज में असमानता है, इस प्रकार की कविता भाई कब लिखी गई? प्रगतिवाद में। सामाजिक केंद्रिता दृष्टिकोण, प्रगतिवाद के कवियों ने कह सकते हैं आम जनता को लेकर के भाई मेरे खूब कविता लिखी। प्रगतिवाद में किस पर कविता लिखी भाई? जो आम जनता है, जो आम आदमी है, कॉमन मैन जिसको बोलते हैं, इसका स्वर प्रगतिवाद में दिखाई देता है। प्रगतिवाद में भाई मेरे किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, और जो शोषित है, जिसका शोषण दमन हो रहा है, जैसे दलित है, आदिवासी है, इनके दुख दर्द को कब लिखा भाई? प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद में भाई मेरे वर्ग चेतना को लेकर के, पूंजीवाद, और कह सकते हैं जो पूंजीपति है और जो मजदूर है, इनके संघर्षों को लेकर के भाई मेरे कब लिखा गया? प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद में कब किस प्रकार के भाई? वर्ग संघर्ष को लेकर के, पूंजीपति किस प्रकार से मजदूरों का शोषण दमन करते हैं, इस प्रकार के भाई में कब लिखे? प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद में भाई सामाजिक असमानता को लिखा गया कि भाई समाज में अमीरी और गरीबी बहुत ज्यादा है। समाज में भाई मेरे जो अमीर आदमी है ना, वो गरीब आदमी का शोषण व दमन करता है, ठीक है। समाज में जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति, जो पैसे वाले हैं, वो भाई मेरे गरीब और मजदूरों का खूब शोषण दमन करते हैं। इस प्रकार की वर्ग चेतना वाली कविता कब लिखी भाई? प्रगतिवाद में। क्रांतिकारी भावना को लेकर के प्रगतिवाद के कवियों ने अन्याय को लेकर के, शोषण के विरुद्ध विद्रोह वाली कविता लिखी। सामाजिक परिवर्तन और नव निर्माण की बात किसमें भाई? प्रगतिवाद में या प्रगतिशील में। प्रगतिवाद में भाई मानवता को लेकर के खूब, प्रगतिवाद के कवियों ने मानवता को सबसे ऊपर माना, जाति धर्म संप्रदाय से, यानी भाई जाति हो धर्म हो, इस सबसे बड़ी क्या भाई? इंसानियत, मानवता। मानवता मतलब इंसानियत। बोलते भाई इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। भाई मानवता सबसे बड़ी चीज है, जाति धर्म से भी बड़ा क्या है भाई? मानवता, इंसानियत जो सबसे बड़ी चीज है। एक किसने बताया भाई? प्रगतिवाद के कवियों ने। सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया। प्रगतिवाद में अगर आप देखोगे अंधविश्वास, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। समाज को एक पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच बनाने वाला काम किसने किया भाई? प्रगतिवाद के कवियों ने। भाषा की सरलता, प्रगतिवाद में अगर आप देखोगे सहज, सरल और आम आदमी के बोल यानी आम आदमी को समझने वाली भाषा का प्रयोग किया गया। प्रगतिवाद में भाई मेरे सीधा जनता से संवाद किया गया। प्रगतिवाद के कवियों ने सीधा जनता को मैसेज दिया, और जनता को संदेश किसमें कब दिया गया भाई? प्रगतिवाद में। शिल्प की सादगी, प्रगतिवाद के कवियों ने कह सकते हैं अलंकारों का प्रयोग कम से कम किया और बहुत ही ज्यादा स्पष्ट भाषा में अपनी कविताओं को लिखा। प्रगतिवाद में कह सकते भाई राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देश प्रेम को लेकर के भी कविता लिखी गई। प्रगतिवाद में भाई भारतीय जो आजादी की लड़ाई, उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। प्रगतिवाद के कवियों ने रूसी क्रांति और समाजवादी विचारधारा को लेकर के भी कविता लिखी गई, ठीक है। प्रगतिवाद के कौन कौन कवि है भाई? प्रगतिशील प्रगतिवाद के, जैसे प्रगतिवाद का कवि कौन है भाई? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर, ये सभी कौन है भाई मेरे? प्रगतिवाद के कवि हैं। तो भाई मेरे आपको एग्जाम में प्रगतिवाद या प्रगतिशील लिख करके आएगा, तो आपको यही बताना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। और एग्जाम में भाई मेरे प्रगतिवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रगतिशील आता ही आता है, जरूर करके आइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया। और जितने मैं बता रहा हूं ये सारे करके जाएगा, ये आपको एग्जाम में 100% आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि बताओ, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां बताओ। भाई प्रयोगवाद क्या? प्रयोगवाद का मतलब क्या होता है कि प्रयोगवाद हिंदी कविता में वह धारा है जिसमें कवियों ने नए विषय, नई भाषा से हट करके नई चीजों का, प्रयोगवाद में क्या है, यानी कवियों ने भाई जो पुरानी भाषा थी, जो पुराना शिल्प था, जो पुराने विषय से, उनसे हट करके जब नए प्रकार की कविता लिखी गई, वही प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद कब माना जाता भाई? 1943 से लेकर के 1954 तक। क्या? 1943 से लेकर के 1955 तक जो कविता लिखी गई वो भाई मेरे प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद का कवि कौन है भाई? अज्ञेय।
आज्ञा को भाई मेरे प्रयोगवाद का कवि माना जाता था। भाई नए नए प्रयोग जब भाई मेरे कविताओं में किए गए, साहित्य में भी प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद में क्या है, छायावाद और प्रगतिवाद का असंतोष था। भाई जो प्रयोगवाद के कवि वो छायावाद को नहीं मानते थे, न तो प्रगतिवाद को मानते थे। छायावाद की आलोचना की गई भाई मेरे प्रयोगवाद में, और प्रगतिवाद की भी आलोचना की गई। बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों के कारण, देखो भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में सभी चीजें बदल चुकी थी। भारत में विभाजन भी हो चुका था, व्यक्ति के भीतर असुरक्षा और अकेलापन था। कह सकते भाई मेरे प्रगतिवाद, कह सकते प्रयोगवाद के कवियों ने पाश्चात्य साहित्य का बड़ा प्रभाव पड़ा। यूरोपीय कविताओं का बहुत ज्यादा प्रभाव कह सकते भाई प्रयोगवाद के कवियों पर पड़ा। प्रयोगवाद में कह सकते नई संवेदनशीलता आई। प्रयोगवाद में भाई मेरे किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, तो व्यक्तिवादी चेतना को लेकर के। प्रयोगवाद में कह सकते भाई मेरे कविताओं में व्यक्ति केंद्र में नहीं बल्कि आंतरिक अनुभूति को लेकर के कविता लिखी गई। प्रयोगवाद में भाई मेरे आत्म संघर्ष को लेकर के, अकेलेपन को लेकर के भाई मेरे खूब कविता लिखी गई। प्रयोगवाद में कह सकते बौद्धिकता को लेकर के भावुकता की जगह विचार और विश्लेषण की कविता भाई मेरे कब लिखी गई, प्रयोगवाद में। अनुभूति की नवीनता को लेकर के प्रयोगवाद में नए नए अनुभव, नए नए विचारों को लेकर के कविता लिखी गई। परंपरा से हट करके नए विषयों पर कविता कब लिखी गई मेरे प्रयोगवाद में। प्रयोगवाद में भाषा और शिल्प का प्रयोग खूब हुआ। प्रयोगवाद में मुक्त छंद, नए प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया गया। प्रयोगवाद में कह सकते भाई मेरे परंपरा से हट करके नए नए विचार, नए नए विषयों पर लिखा गया। प्रयोगवाद में भाई मेरे कह सकते हो कि पारंपरिक छंद, अलंकार, भाषा को नहीं बल्कि नई नई चीजों का प्रयोग किया गया। प्रयोगवाद में भाई मेरे यथार्थ से हट करके आंतरिक की बात की गई। प्रयोगवाद की कवियों ने कह सकते कि बाहरी सामाजिक यथार्थ से अधिक मानसिक यथार्थ की बात की। अस्पष्ट और जटिल, अस्पष्टता जटिलता। प्रयोगवाद में अगर आप देखें कवियों ने सहज ना होकर के संकेत वाली कविता खूब लिखी, इशारों में। बौद्धिक पाठक की सक्रियता की अपेक्षा, यानी प्रयोगवाद में अगर आप देखोगे तो खासतौर से पढ़े लिखे समाज के लिए ज्यादातर कविता लिखी गई। प्रयोगवाद का भाई मेरे कौन कौन कवि है, जैसे अज्ञे, गजानंद माधव मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह का भाई मेरे प्रयोगवाद के कवि है। और प्रयोगवाद का मतलब क्या है कि जब कविताओं में नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए, भाई प्रयोग किया गया, उसी को भाई मेरे क्या बोला जाता है, प्रयोगवाद बोला जाता है। और भाई मेरे प्रयोगवाद भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सारे करके जाना है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझ गए। एग्जाम में 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 में से 5 करना है, और मैं जितने करवा रहा हूं आपको एग्जाम में 100% 5 मिलेगा। भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद की बात करेंगे। हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। देखो हिंदी कहानी की अगर मैं विकास की बात करूं, हिंदी में कहानी जो है आधुनिक युग में लिखी जाने वाली एक नई विधा थी। इससे कहानियों में सामाजिक परिवर्तन और यथार्थ को लेकर के लिखा गया। भारत में भाई मेरे हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, तो हिंदी कहानी की जो शुरुआत है वो भाई मेरे 19वीं शताब्दी में हुई, लास्ट में। शुरू में भाई मेरे उपदेश वाली कहानी और नैतिकता वाली कहानी लिखी गई। जैसे राजा शिव प्रसाद ने, लाला श्रीनिवास ने भाई मेरे सबसे पहले कविताओं को लिखा। शिव प्रसाद ने कह सकते और लाला श्रीनिवास ने कह सकते भाई मेरे सबसे पहले इन्होंने हिंदी में कहानियों को लिखा। प्रेमचंद ने भाई, प्रेमचंद कह सकते 1910 से लेकर के 1936 तक इन्होंने हिंदी में कहानियां लिखी। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी को कहानी का यथार्थवादी रूप दिया। प्रेमचंद ने भाई ग्रामीण जीवन को लेकर के, किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के और समाज में जो शोषण दमन है इसका प्रयोग, इस प्रकार की कविता, इस प्रकार की कहानी किसने लिखी भाई मेरे, प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने कहानियों में मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को, सामाजिक सच्चाई को लिखा। जैसे प्रेमचंद की अगर मैं कहानी की बात करूं तो भाई प्रेमचंद की कहानी कफन है, ईदगाह है, पूस की रात है, नमक का दरोगा है। इन कहानियों में कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने भारतीय समाज की सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया। प्रेमचंद कहानी, प्रेमचंद के बाद भाई किस प्रकार की कहानी लिखी गई, प्रेमचंद के बाद देखोगे तो भाई मनोवैज्ञानिक और प्रयोगात्मक कहानियां लिखी गई। प्रेमचंद के बाद भाई नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ जिसमें राकेश मोहन, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। प्रेमचंद के बाद कह सकते कि व्यक्ति की आंतरिक समस्याओं को लेकर के कहानियां लिखी गई। आधुनिक कहानी क्या है भाई मेरे, जो आधुनिक कहानियां, नई कहानी कह सकते हो जिसको बोलते हैं, उसमें भाई शहरी जीवन को लेकर के,
नई कहानियों में कह सकते कि शहरी जीवन को लेकर के कहानी लिखी गई, अकेलेपन को लेकर के कहानी लिखी गई और अस्तित्व बोध को लेकर के कहानी लिखी गई। भाई क्या है जो आधुनिक कहानी है। भाषा और शिल्प का नया नया प्रयोग हुआ। प्रेमचंद युग की कविताएं क्या है भाई, अगर प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद युग में अगर आप देखोगे तो प्रेमचंद युग जो है 1918 से 1936 तक माना जाता है और इस युग में कह सकते भाई मेरे हिंदी कहानी का विकास हुआ और प्रेमचंद को भाई सबसे बड़ा कहानीकार माना जाता है। प्रेमचंद जी ने कह सकते अपनी अपनी कहानियों में भारतीय समाज की सच्चाई को बताया, भारतीय समाज में महिलाओं को लेकर के, विधवाओं को लेकर के किस प्रकार की बातें इसको लिखा। प्रेमचंद अपनी कहानियों में किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, दलितों की स्थिति को दिखाने का प्रयास किसने किया भाई, प्रेमचंद अपनी कहानी में लिखते। प्रेमचंद अपनी कहानियों में कह सकते जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, इन सामाजिक समस्याओं को लिखने का प्रयास किसने किया कहानियों में भाई मेरे प्रेमचंद। तो हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ और हिंदी कहानी में भाई मेरे प्रेमचंद का योगदान क्या है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो। देखिएगा भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ और हिंदी नाटक में भारतेंदु, द्विवेदी और प्रसाद युग में भाई मेरे किस प्रकार से नाटक लिखे गए। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, हिंदी नाटक का विकास बताइए। तो भाई मेरे हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ, भाई हिंदी साहित्य में नाटक कैसे लिखे गए। तो हिंदी नाटक का जो विकास है वो आधुनिक काल में माना जाता है। भारत में जो नाटक लिखने की परंपरा है भाई, भारत में तो नाटक बहुत पहले से लिखे जा रहे थे, लेकिन आधुनिक काल में जो नाटक लिखे गए इसमें रंगमंच का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। तो भारतेंदु युग में भाई मेरे कौन कौन से नाटक लिखे गए, भाई मेरे जो भारतेंदु युग है ये 1850 से लेकर के 1900 तक माना जाता है। भारतेंदु युग में कह सकते जो नाटक हैं उनमें भारतेंदु को हिंदी नाटक की जनक माना जाता है और भारतेंदु ने कह सकते हिंदी में नाटकों को लिखने की शुरुआत की। भारतेंदु ने कह सकते अपने नाटकों में सामाजिक चेतना को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, अंग्रेजी शासन की आलोचना की नाटकों में, सरल और सहज भाषा में नाटक लिखे किसने भाई मेरे भारतेंदु ने। भारतेंदु ने जो नाटक लिखे जैसे अंधेर नगरी नाटक है जिसमें उन्होंने कह सकते कि शासन और राजा जो होते हैं भाई राजा कैसा है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी वाला जो नाटक लिखा। जिसे भारतेंदु ने कह सकते भाई भारत दुर्दशा नाटक लिखा जिसमें भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, इस नाटक को लिखा। भारतेंदु ने भाई मेरे एक नाटक और लिखा जिसका नाम है सत्य हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सबने सुना ही होगा कि भाई इतने सत्यवादी थे। ये नाटक किसने लिखा भाई मेरे भारतेंदु ने इस प्रकार के नाटकों को लिखा। भारतेंदु के नाटकों में कह सकते हो कि साहित्यिक प्रतिष्ठा खूब मिली। भाई भारतेंदु से कह सकते भाई मेरे हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई और नाटक लिखने का जो सबसे ज्यादा महत्व है वो भाई मेरे किसको जाता है, भारतेंदु को जाता है। ठीक है, अगला भाई मेरे द्विवेदी युग में कैसे नाटक लिखे गए। तो भाई इस युग में द्विवेदी युग में जो नाटक है गद्य और कविता अधिक विकसित हुई। नाटक जो थे फिर भी लिखे गए। द्विवेदी युग में कह सकते भाई मेरे नैतिक और आदर्शवादी नाटक लिखे गए। इतिहास को आधार बना करके नाटक भाई द्विवेदी युग में लिखे गए। संस्कृत भाषा का प्रयोग द्विवेदी युग में नाटकों में खूब हुआ। द्विवेदी युग में जो नाटक है, द्विवेदी युग में भाई मेरे जो नाटक है वो रंगमंच की दृष्टि से कमजोर रहे। द्विवेदी युग में जो नाटक हो पढ़ने वाले नाटक अधिक रहे। द्विवेदी युग में भाई मेरे जो नाटक है अगर आप देखोगे, प्रसाद युग की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद जो आता है यहां पर नाटक कैसे लिखा गया। तो भाई जयशंकर प्रसाद के समय कह सकते जो नाटक है वो बहुत अच्छे स्तर के लिखे गए और इसे हिंदी नाटकों का स्वर्ण युग माना जाता भाई मेरे जयशंकर प्रसाद का युग है। जयशंकर प्रसाद के समय कह सकते भाई मेरे इतिहास को आधार बना करके नाटक लिखा गया। जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं जैसे रामायण है, महाभारत है, इन में जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर, इनको लेकर के नाटक लिखा गया। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करो, जैसे जयशंकर प्रसाद ने भाई चंद्रगुप्त, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, इस प्रकार के नाटक लिखे गए। इतिहास को आधार बना करके नाटक कब लिखा भाई मेरे प्रसाद युग में। राष्ट्रीय चेतना देशभक्ति को लेकर के नाटक लिखा गया। मनोवैज्ञानिक नाटक भाई कब लिखे गए प्रसाद युग में। महिलाओं को लेकर के नाटक कब लिखा भाई प्रसाद युग में। जयशंकर प्रसाद के युग में भाई मेरे कौन कौन से नाटक लिखे गए जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इस प्रकार के नाटक कब लिखे गए मेरे जयशंकर प्रसाद युग में। अजात शत्रु नाटक लिखा गया। भाई कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद के युग में जो हिंदी नाटक है वो बहुत ज्यादा इतिहास को आधार बना करके ज्यादातर नाटक लिखे गए। इसमें चरित्र और संवाद में बहुत ज्यादा गहराई रही। अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे
हिंदी नाटक का विकास तो भारतेंदु युग में हुआ, लेकिन कह सकते हो कि प्रसाद युग में जाकर के हिंदी नाटक का पूरी तरह से विकसित हुए। और जो प्रसाद युग है, इसी को भाई मेरे हिंदी नाटकों का स्वर्ण काल बोला जाता भाई मेरे। तो भारत में या हिंदी में भाई मेरे नाटक कैसे लिखे गए और कौन कौन से नाटक लिखे गए, इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन देखेगा भाई मेरे, हिंदी निबंध का विकास शुक्ल युग की बात करेंगे। तो भाई शुक्ल की हम लोग बात करेंगे। देखो हिंदी में निबंध का विकास कब हुआ, तो भाई हिंदी में हिंदी निबंध के साहित्य का एक प्रमुख गतिविधि, आपको पता भाई निबंध भी लिखे जाते हैं। इसका विकास, निबंध लिखने की शुरुआत भाई मेरे भारतेंदु युग में हुई, लेकिन धीरे धीरे ये और आगे बढ़ा। शुरुआत बात करेंगे 18वीं और 19वीं शताब्दी में धार्मिक, नैतिक और नीति के आधार पर निबंध लिखे गए। अधिकतर जो निबंध थे भाई मेरे शुरू में संस्कृत भाषा में लिखे निबंध लिखे जाते थे। पहले निबंधों का जो उद्देश्य था वो उपदेश देना, शिक्षा देना था। भारतेंदु युग में भाई मेरे निबंध कैसे लिखे गए, तो भारतेंदु युग में भाई मेरे सामाजिक और आम लोगों से जुड़े हुए निबंधों को लिखा गया। भारतेंदु युग में भाई मेरे सामाजिक, राजनीतिक और देशभक्ति को लेकर के निबंध लिखा गया। सरल और सहज भाषा में निबंध लिखे गए। जैसे भारतेंदु युग में कह सकते भाई सरस्वती पत्रिका में निबंध छपते थे। द्विवेदी युग की बात करूं तो द्विवेदी युग में भाई मेरे जो निबंध थे वो विचार प्रधान निबंध और आलोचनात्मक निबंध लिखा गया। द्विवेदी युग में जो निबंध थे भाई नैतिकता को लेकर के और सामाजिक सुधार को लेकर के निबंध लिखा गया। द्विवेदी युग में कह सकते जो निबंध थे उनमें शिल्पगत विशेषता बहुत थी और व्याकरण उनकी भाई मेरे बहुत ज्यादा शुद्ध थी। द्विवेदी युग में जो निबंध थे। शुक्ल युग में किस प्रकार से लिखे गए, तो भाई जो शुक्ल युग है उसी को हिंदी निबंध का भाई मेरे स्वर्ण काल बोला जाता है। ठीक है, तो देखेगा शुक्ल युग में जैसे रामचंद्र शुक्ल, तो भाई रामचंद्र शुक्ल जो है भाई निबंध लिखने में सबसे बड़ा नाम इन्हीं का है। किसका भाई मेरे, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य में भाई मेरे रामचंद्र जो शुक्ल थे ये इन्होंने सबसे ज्यादा भाई मेरे निबंध लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, इन लोगों ने भाई मेरे निबंध लिखा है। तो भाई मेरे शुक्ल युग में अगर आप देखो जो निबंध थे उनमें कह सकते भाई मेरे साहित्यिक सौंदर्य बहुत ज्यादा है, यानी भाषा की सुंदरता को लेकर के और प्रभाव को लेकर के निबंध कब लिखा है भाई मेरे शुक्ल युग में। शुक्ल युग में भाई विचार प्रधान निबंध लिखा गया, विचारों को लेकर के निबंध लिखा गया। शुक्ल युग में अगर बात करूं तो सामाजिक चेतना को लेकर के, इतिहास को आधार बना करके निबंध लिखा गया। सांस्कृतिक चेतना को लेकर के निबंध लिखा गया। शुक्ल युग में कह सकते भाई पाठकों के साथ सीधा संवाद वाले निबंध लिखे गए। शुक्ल युग में जो निबंध थे वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं, शुक्ल युग में जो निबंध था वो जनता को शिक्षित करने के लिए, जनता को, समाज को जगाने के लिए निबंध लिखा गया। शुक्ल युग में भाई मेरे कौन कौन से निबंधकार थे, तो जैसे रामचंद्र शुक्ल ने भाई मेरे आलोचनात्मक निबंध लिखा। मैथिली शरण गुप्त ने भाई मेरे कह सकते सामाजिक और राष्ट्रीय निबंध लिखा। और राम नरेश त्रिपाठी ने कह सकते हो कि साहित्यिक आलोचना वाले निबंध लिखे। तो भाई हिंदी निबंध के विकास में कह सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाई मेरे सबसे बड़ा योगदान है। निबंध भाई मेरे बौद्धिक होते हैं, सामाजिक होते हैं और राष्ट्रीय निबंध होते हैं। निबंध लिखने की परंपरा जो कह सकते हो भाई मेरे भारतेंदु युग में तो जरूर शुरू होती है, लेकिन खास तौर से जो रामचंद्र शुक्ल है वो भाई हिंदी निबंध के भाई मेरे सबसे बड़े माने जाते हैं। तो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं भाई मेरे ये सारे क्वेश्चन करके जाइएगा और एग्जाम में भाई मेरे आपको यही सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, याद रखिएगा। जितने टॉपिक मैंने कराए हैं और जितने मैंने क्वेश्चन कराए आपको खास तौर से BHDC 102 में, यही सारे टॉपिक करके चले जाओ और एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और एग्जाम में भाई मेरे 9 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 9 में से आप लोगों को 5 करना है और 5 क्वेश्चन इसी में से आराम से आपको मिल जाएगा। जो जो मैं बता रहा हूं यही सारा आपको पढ़ करके जाना है, इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा।